हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट जेआर। जैसा कि आपको पता है, हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 10 जो कि मोशन एंड मेजरमेंट है उसको पढ़ रहे थे। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है और ये फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स देखे हैं, बट ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये फिजिक्स का होने वाला है। फिजिक्स वैसे तो काफी ज्यादा बोरिंग लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। लेकिन अगर आप अपना बेस मजबूत रखोगे और हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझोगे तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो कि आपको काफी नई भी लगेगी और काफी आपको हेल्प भी करेगी न्यूमेरिकल्स बनाने में। सो आप इस लेक्चर को काफी अच्छे से देखना। नाउ यहाँ पे मैं आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाऊंगी इस चैप्टर में उसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। पहला तो हम लोग ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये वाला जो टॉपिक था एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी बुक ने इसमें ही क्यों ऐड किया है। क्योंकि एनसीईआरटी में मतलब मैंने जब पढ़ रहा था तो ये ट्रांसपोर्ट मतलब लोग पहले कैसे ट्रैवल करते थे, फिर 19th सेंचुरी में कैसे स्टीम इंजन आया, ये सब के बारे में बताया गया। पूरा एक पेज तो इसी में भर दिया। बट ये वाला टॉपिक उतना ज्यादा मतलब पूछेगा नहीं, क्योंकि आप इस चैप्टर को देख ही रहे हो। इसमें ऑल अबाउट मोशन और मेजरमेंट के बारे में, मतलब कि आपको डिस्टेंस जो होते हैं, जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारा जो सन से अर्थ का डिस्टेंस जो कि काफी ज्यादा है, इसको हम लोग लाइट ईयर में मेजर करते हैं, तो हम लोग ये सब चीजों को स्टडी करेंगे। उसी तरह से किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, ये सारे हम लोग को जितने भी यूनिट्स हो गए, अभी आपको यूनिट्स ये सब नहीं समझ आ रहा होगा तो हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे। मोशन यहाँ पे मैंने उसकी एक इमेज भी लगा रखी है। सो आपको ये वाला टॉपिक उतना ज्यादा इस चैप्टर से कोई पूछने नहीं वाला, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एवोल्यूशन, मतलब कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे एवोल्यूशन आया, कैसे हम लोगों ने व्हील्स का इन्वेंशन किया, फिर हम लोगों ने स्टीम इंजन से, अब तो काफी ज्यादा ऑटोमोबाइल्स हाई एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी के साथ है। सो ये एवोल्यूशन कैसे हुआ उसको पढ़ेंगे। देन डिस्टेंस एंड लेंथ, जैसे कि आपको ही पता है कि अगर आप थोड़ी सी भी मूवमेंट करते हो, लाइक इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते हो, तो आप कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करते हो, तो वो डिस्टेंस कितना होगा, क्या होगा, मतलब कि वो डिस्टेंस होता क्या है, हम लोग उसको मेजर कैसे करते हैं, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देन लेंथ, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट, हम लोग इन सभी चीजों को मेजर कैसे करेंगे उन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट हो गया। ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो है ये आपको अभी से क्लास 11-12 तक पीछा नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि आपको ये यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर आगे भी पढ़ना होगा। देन नीड्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, हम लोग को क्या जरूरत पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की, मतलब कि हम लोग ऐसे हाथ से भी नाप सकते थे, हम लोग को ईंटे पत्थर रख के भी नाप सकते थे, फिर क्या जरूरत थी मेजरमेंट की, ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड यूनिट। देन रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल्स ऑफ यूनिट, मतलब कि हम लोग, अब आपको ही पता है, जैसे आप बाहर जाते हो सामान लेते हो तो आप बोलते हैं 1 किलो चावल, तो 1 केजी जब लिखते हो तो यहाँ पे जनरली आप यही नोटेशन देखते हो कि के जनरली कैपिटल और जो जी है वो स्मॉल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू, आपको कितना किलो चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, वो होता है। सो उसका रूल क्या लिखने का, मतलब ऐसे ही आप डायरेक्ट लिख क्यों नहीं सकते, यहाँ पे स्मॉल के यहाँ पे जी, आप ये क्यों नहीं लिख सकते। सो ये सब के पीछे एक रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। देन मोशन, मोशन आपको ही पता है, हम लोग पूरे चैप्टर में, चैप्टर का नाम ही मोशन है तो हम लोग चैप्टर में मोशन के बारे में तो पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ मोशन, हम लोगों के पास कितने तरह के मोशन होते हैं, जैसे कि आप सीधा चलते जाते हो, कहाँ जाते हो कोई पता नहीं, तो वो मोशन हो गया। फिर आपका जो फैन है वो भी मूव कर रहा है लेकिन वो कहीं जाता नहीं, वो अभी भी आपके सीलिंग से ही लगा हुआ होता है, तो वो किस तरह का मोशन कर रहा है, तो हम लोग इसी तरह के मोशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पर हमारा लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से आप अपना ध्यान लेक्चर पे ही रख लो, क्योंकि इधर उधर ध्यान हो तो आपका न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाला है। देन ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, मतलब किस किस चीजों से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। यहाँ पे मैंने एक बैलगाड़ी लगा रखी है, यहाँ पे एक बाइसिकल है जो जनरली आप लोगों के पास होगी, यहाँ पे फिर एक प्लेन है, फिर यहाँ पे बस है और ये ट्रेन है, ठीक है। तो इट इज अ मैकेनिज्म इन विच अ थिंग इज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ पे थिंग होगा और यहाँ पे एंड पीपल, ठीक है। मतलब कि हम लोग सिर्फ सामान को थोड़ी कैरी करते हैं, हम लोग अपने आप को भी कैरी करते हैं, ह्यूमन अपने आप को भी कैरी करते हैं। सो यहाँ पे तो सामान हुआ, उसके अलावा हम लोग पीपल मतलब ह्यूमंस भी इन सभी चीजों से ट्रैवल करते हैं। मतलब कि ये एक मशीन होता है जिसके थ्रू कि हम लोग एक चीज को दूसरे जगह पे शिफ्ट करते हैं। अब आप बोलोगे कि हम लोग पैदल भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मेरा स्कूल है और यहाँ पे मेरा घर है, तो हम लोग अपने मतलब बैग्स को स्कूल से घर, मतलब घर से स्कूल लेके जाते हैं, तो हम लोग अपना सामान खुद ही लेके जाते हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई फिर ये सारी चीजों की। तो सी आपका स्कूल काफी ज्यादा नजदीक है, ऐसा तो नहीं है कि आपका स्कूल बिहार में है तो आपका घर होगा मतलब कहीं कोई और स्टेट, गोवा या फिर कहीं भी, तो आपका इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, बहुत छोटा मोटा सा डिस्टेंस होता है। जबकि यहाँ पर ये सारी चीजों का यूज हम लोग डिस्टेंस वाइज करते हैं, जैसे कि हम लोग जो प्लेन होता है उसका यूज जनरली जो दूसरे कंटिनेंट्स होते हैं वहां पर जाने के लिए करते हैं, मतलब फ्लाई करके, क्योंकि आपको पता है बीच में ओशन है। देन या तो हम लोग सीप का भी यूज कर सकते हैं। सो ये सब लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में। सो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है हमारे पास। देन इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ इन द अर्लियर टाइम, हम लोग को भी पता है जब पहले लैंड ट्रांसपोर्ट वाज डन यूजिंग एनिमल्स और ह्यूमन ब्लॉक्स, वाइल वाटर ट्रांसपोर्ट
was done on hollow wooden logs or a simple wooden boats। आपको ये लाइन समझाने की उतनी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है पहले लोग कैसे ट्रैवल करते थे, या तो एनिमल के थ्रू जाते थे या तो ह्यूमन अपने आप ही, मतलब उनको ज्यादा ट्रैवल करने का जरूरत पड़ता था तो वो अपने पैर से ही चले जाते थे, मतलब वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह चलकर चले जाते थे। उसके बाद हम लोग वाटर पे अगर ट्रैवल करना होता था तो हम लोग वहां पर जो हॉलो वुडन होते हैं, आपको ही पता है कि जो हॉलो वुडन जो बांस होता है वो अंदर से खोखला होता है, तो हम लोग उसको पानी में जब डालते हैं तो पानी में फ्लोट करने लगता है, मतलब तैरने लगता है, तो जिसकी वजह से हम लोग इसको एज अ शिप कंसिडर कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे वुडन बोट बनाकर इससे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वैसे तो ये ज्यादा सेफ नहीं होता, बट फिर भी आप इसका यूज कर सकते हो क्योंकि ये भी काफी अच्छा वे होगा। देन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जैसे कि आपको पता है व्हील हम लोगों ने इन्वेंट कर लिया, मतलब कि जब हम लोगों ने 19th सेंचुरी में व्हील को इन्वेंट कर लिया, देन बुल्लक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स वेयर डेवलप। आपको ही पता है कई सारे कार्ट्स जो कि यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, ये कैसे, अरे ये कुछ स्लाइड्स में एरर आ गया, हाँ। देन यहाँ पे आप जो यहाँ पर जो ये व्हील्स देख रहे हो, ये व्हील कैसे बना, ये कार्ट कैसे बना, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तब। वैसे तो व्हील का इन्वेंशन काफी ज्यादा अच्छी स्टोरी है, मैं किसी दिन आपको जरूर उसका स्टोरी सुनाऊंगी। तो व्हील के ही इन्वेंशन से जुड़ी हुई है ये पाई का इन्वेंशन, ठीक है, तो ये पाई भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हील के इन्वेंशन में। देन ट्रांसपोर्ट देन इवॉल्व्ड इन द 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी टू बस, ट्रेन, कार एंड एरोप्लेन्स, जेट्स। आपको भी पता है ये सारे मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, सो ये हो गया आपका एवोल्यूशन, ये सारा आपका एवोल्यूशन है, आप इसको आराम से पढ़िएगा, वैसे इससे क्वेश्चन नहीं आने वाले। देन व्हाट इज डिस्टेंस, अब डिस्टेंस क्या होता है, मैं आपको इसका एग्जाम्पल देने के लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ, सॉरी मैं इसको समझाने के लिए पहले आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि आपको पता है ये आपका घर है, ये लेट्स से पॉइंट पी है, ये आपका यहाँ पे घर है, ठीक है, दोनों घर ही हो गया, एक स्कूल है एक घर है, तो आपको पॉइंट पी से पॉइंट बी पर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हो सकता है आपको टाइम टी लग जाए, मतलब कितना भी टाइम, 15 सेकंड, 20 सेकंड, सॉरी मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कितना भी टाइम लगे, लेकिन ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है ये आप कैसे पता करोगे, आपको थोड़ी पता है कि डिस्टेंस कितना है, तो आप एक इंची टेप जाओगे लेके यहाँ से यहाँ तक नाप लोगे, और ये जो आपका डिस्टेंस हुआ वो आपका जो ये आपने मेजर किया वही आपका डिस्टेंस हुआ, तो ये बिल्कुल आसान सा था। द लेंथ ऑफ द स्पेस बिटवीन टू पॉइंट्स, मैंने पहले आपको 2 पॉइंट बनाकर देखा, और बिटवीन टू प्लेसेस इज कॉल्ड डिस्टेंस। आपको ही पता है जो ये लेंथ है उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, लेकिन हर जगह आप ये टर्म यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप डिस्टेंस कहीं जमीन पे को मेजर कर रहे हो, या फिर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का जो लेंथ है वो बता रहे हो, तो उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, लेकिन हर जगह आप डिस्टेंस नहीं बोल सकते। जैसे कि आप यहाँ पे मीटर में ही मेजर कर लेते हो, ठीक है, ये आपका डिस्टेंस जो है वो मीटर में, और आप मीटर में ही उसको अपने क्लॉथ्स को भी मेजर करते हो। जैसे कि आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो आप 1 मीटर टर्म जो है वो यूज करोगे, तो यहाँ पर आपने ये जो मेजर किया है ये एक जगह है, मतलब ये एक एरिया आपने मेजर किया है, ठीक है, जबकि ये जो आपने क्लॉथ मेजर किया आप इसको हमेशा लेंथ ही बोलोगे कि इसका लेंथ 1 मीटर है, इसका लेंथ 2 मीटर है, इस तरह से, जबकि आप इसको बोल सकते हो कि इसका डिस्टेंस, ये जो आपने मेजर किया वो डिस्टेंस है, तो इसका डिस्टेंस लेट्स से 15 किलोमीटर है, ठीक है। Example, if two points are close by, the distance between them will be the small. Otherwise, if two points are far off, then the distance between them will large. वैसे तो ये एग्जाम्पल नहीं था, ये एक आप एज अ नोट कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है 2 पॉइंट अगर नजदीक नजदीक होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस भी कम होगा, और 2 पॉइंट अगर दूर दूर होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। और ये चीज आप हमेशा याद रखना कि आप हमेशा 2 ही पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हो। ऐसा नहीं मैंने आपको बोला कि आप डिस्टेंस मेजर करो और मैंने आपको सिर्फ बोल दिया कि अपने घर से, लेकिन आपका ये मतलब होना चाहिए कि आप मुझे कहाँ से मेजर करना है, मतलब कहाँ से कहाँ तक मेजर करना है। तो मैंने आपको कहाँ से तो बोल दिया आपके घर से, लेकिन कहाँ तक वो आपको नहीं बताया। तो ये दोनों पॉइंट होना जरूरी है किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए। देन लेंथ, लेंथ भी डिस्टेंस से ही मतलब हुआ है। जैसे कि आपको पता है ये एक लेंथ ही है, डिस्टेंस भी एक लेंथ ही है, लेकिन हम लोग लेंथ को एक अदर मतलब अलग से अच्छे से पढ़ते हैं। लेंथ टेल्स अस हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज। जैसे कि आपको पता है अगर आपको बताना हो कि आपका पेन कितना लंबा है तो आप लेंथ टर्म का यूज करोगे। आपको कितने मीटर कपड़े चाहिए तभी आप लेंथ का टर्म यूज करोगे। सो ये लेंथ भी काफी ज्यादा कहते हैं ना 2 ही पॉइंट के डिस्टेंस को ये भी बताता है, लेकिन ये जो जनरली यूज होता है वो स्मॉलर होता है। जनरली ये डिस्टेंस से स्मॉलर ही होता है, ठीक है। देन मेजरमेंट इज कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी। दिस नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये मेजरमेंट का डेफिनेशन है। व्हाट इज मेजरमेंट? तो मेजरमेंट क्या होता है? अब मैं आपको बोलूं कि आप 1 किलो चावल लेके आओ, ठीक है, तो 1 किलो चावल आपको पता है कि 1 किलो चावल कितना होता है, ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे पता करोगे कि आपको जो दुकानदार है वो 1 किलो चावल ही दिए? तो आप जाओगे वहां पर आप देखोगे कि उनके पास एक स्टैंडर्ड यूनिट ही होता है, मतलब कि उसमें ऐसे बटखारा होता है और उसमें पहले ही लिखा होता है 1 kg। तो आप उसको कहीं भी रख लो और कहीं पे भी जाके मेजर कर लो, उसका जो वेट आएगा वो 1 kg ही आएगा, ठीक है। तो ये मेजरमेंट आपको इसी बटखारे से करके दूसरी क्वांटिटी को दिया जाएगा। मतलब कि आपको 1 किलो चावल देना है तो वो इस बटखारे को एक साइड रखेंगे और दूसरे साइड इस चावल को, मतलब वो चावल रखते जाएंगे और जब ये दोनों वेट इक्वल आएगा तो दैट मीन्स कि आपका 1 किलो हो गया। तो आपने तराजू देखा होगा, वो हम लोग जनरली यूज करते हैं इसी के लिए, मतलब मेजरिंग करके। और ये
इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 1 किलो चावल का कंपैरिजन इस बटखारे से किया। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है पहले से कि ये बटखारा 1 किलो का है, तो हम लोग अगर इसके इक्विवेलेंट मास को, मतलब हम लोग अगर इसके इक्वल ही कोई और मास को कर दें तो वो भी मास हमारा कितना होगा, 1 किलो ही होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जब 1 केजी लिखते हो तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये जो लिखा हुआ है वो एक यूनिट है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ये हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको आप फिजिकल क्वांटिटी टर्म मतलब समझ नहीं रहे होगे अभी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जितनी भी चीजें जिसको भी आप मेजर कर सकते हो, जैसा कि आपने चावल को 1 किलो चावल मेजर किया तभी तो आप मुझे बता रहे हो। देन लीटर में भी आप 1 लीटर 2 लीटर ये सब आप मेजर कर रहे हो, तो दैट मीन्स ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी होती है उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे ये n लिखा हुआ है, एंड देन एक यूनिट होता है। ठीक है, और ये यूनिट कंपैरिजन के लिए ही होता है। जैसे कि यहाँ पर ये 1 केजी यूनिट है, मतलब 1 केजी है, तो 1 केजी मतलब 1 ही किलो। यहाँ पर हम लोग 2 केजी कर दे। ठीक है, तो केजी मतलब हम लोग के दिमाग में पहले ही फिट है कि 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम अगर हम लोग कोई भी चीज 1 केजी लेते हैं तो हम लोग को 1000 ग्राम मिलेगा। तो अब हम लोगों ने क्वांटिटी को मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ा दिया, तो इसी के गुना मतलब कि अब हम लोग को 2 करना पड़ेगा, मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू से इंटू करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि 2000 ग्राम। ठीक है, सो यही होता है हमारा मेजरमेंट, मतलब यूनिट होता है, यूनिट का यही सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, अ नंबर दैट मीन्स की क्वांटिटी। यहाँ पे आपने जैसे कि जो भी नंबर बताया 5 6 10 जितने भी किलो आपको चाहिए, तो आप जो नंबर बताओगे वो आपका क्वांटिटी हुआ, एंड अ यूनिट। यहाँ पे जो आपने केजी लगाया, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो, जाके बोलो आप 5, तो 5 दुकानदार समझेगा नहीं, 5 किलो 5 ग्राम 500 ग्राम क्या आप बोलना चाहते हो, तो आपको एक यूनिट बताना जरूरी पड़ जाता है, उसी के इक्विवेलेंट वो आपको मास तौल कर दे देगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट द नंबर चेंजेस, यूनिट पे डिपेंड करके नंबर चेंज होता है। तो ये टर्म अभी आप रहने दो, जब मैं आपको यूनिट कन्वर्जन बताऊंगी, यूनिट कन्वर्जन, तब आपको ये टर्म अच्छे से समझ आएगा। ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आपको ही पता है हम लोग पहले मतलब किसी तरह से भी मेजर कर देते थे। अगर हम लोग को 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो हम लोग 1 मीटर नहीं बोल के डायरेक्ट 1 बित्ता या फिर 1 हाथ, इस तरह के टर्म को यूज करते थे। लेकिन अब जरूरी तो नहीं सबका हाथ एक जैसा, तो कोई अगर बच्चा मेजर कर रहा हो तो डेफिनेट सी बात है उसका हाथ छोटा होगा। तो इसीलिए हम लोग ने एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया जो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स थे, मतलब कि वो यूनिट पहले से ही फिक्स्ड थे। अब ये यूनिट फिक्स्ड किसने की, तो वो साइंटिस्ट ने। Scientists all across the world have accepted a set of standard units of measurement. This sets of unit is called International System of Units, जिसको हम लोग SI बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है जो साइंटिस्ट हमारे अक्रॉस द ग्लोब, मतलब कि सारे, मतलब जितने भी यूनिवर्स जितने भी हमारे अर्थ पे जितने भी वर्ल्ड में साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जगह बैठ के मीटिंग की और एक कहते हैं ना सेट ऑफ रूल बनाए, सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए जो कि मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, और इसी को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। जैसे कि उन्होंने 1 केजी में 1000 ग्राम होगा ये फिक्स किया, मतलब कि ये इतना ही होगा। आप या तो आप अमेरिका में जाके लो या तो फिर आप इंडिया में लो, अगर केजी टर्म यूज हो रहा है तो आपको 1000 ग्राम ही मिलेगा। देन वहां पे लीटर को इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि सारे जो भी क्वांटिटी थे उनको उन्होंने सेट किया, तो हम लोगों के पास आया, उसी को हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में SI। अब आपको ही पता है कि हम लोग केजी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन अब अमेरिका में लोग पाउंड्स भी यूज कर लेते हैं, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें मतलब यूज की जाती है। ठीक है, तो हम लोग जबकि मास को ही मेजर करने के लिए, तो हमारे पास कई सारे सिस्टम है, जैसे कि ये SI सिस्टम हो गया। देन MKS सिस्टम, तो MKS सिस्टम में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। देन FPS सिस्टम जिसमें कि फुट, पाउंड, सेकंड। यहाँ पे हम लोग किलोग्राम यूज करें, यहाँ पर पाउंड, यहाँ पे हम लोग मीटर यूज करें, यहाँ पे फीट, जैसे कि 2 फीट 4 फीट ऐसे, तो कई लोग फीट भी यूज करते हैं। तो ये सब हमारे पास कुछ सिस्टम है। देन CGS सिस्टम, CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। हर जगह सेकंड आप देख रहे हो सेकंड ही है, बट जबकि यहाँ पर जो है ये सब अलग अलग है। जैसे MKS में मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यहाँ पे हम लोग फुट, पाउंड और यहाँ पे सेकंड। तो ये सारे सिस्टम है अलग अलग, जबकि जो हमारा SI सिस्टम है वो अक्रॉस द वर्ल्ड सेम है, मतलब हम लोग पूरे वर्ल्ड में इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो पाउंड ये सब है वो स्पेसिफिक, जैसे कि अगर आपको केक लेने जाना है तो जनरली आप केक पाउंड में ही लोगे, ऐसा नहीं आप जाके बोल दोगे 1 किलो का केक दीजिए, वैसा कुछ होता नहीं है। आप 1 केजी नहीं बोलते, वहां पे 1 पाउंड बोलते हो। ठीक है, सो अलग अलग चीजें मेजर की जाती है। यहाँ पे नीड्स फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब जरूरत क्या पड़ी स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की, मतलब क्या जरूरी था कि एक पहले ही फिक्स्ड, मतलब यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट कहने का मतलब कि पहले ही लोगों ने बैठ के फिक्स कर दिया, तो क्या जरूरत थी कि एक क्वांटिटी को फिक्स करने की, कि मतलब इसका मतलब इतना ही होता है। यूनिट्स लाइक फुट, हैंड स्पैन, फिर क्यूबिट, फुट स्टेप etc वेरी। जैसे कि आपको पता है कि जो फुट होता है, हैंड स्पैन होता है, उसके क्यूबिट होता है, फुट जितने भी फुट स्टेप होते हैं वो वेरी कर सकते हैं। किसी का हाथ लंबा हो, किसी के पैर ज्यादा लंबे हो तो वो पैर से नाप देगा, किसी के कहते हैं मतलब एल्बो तक ही नापना होता है, किसी को पूरा हैंड नापना होता है, तो सबके अलग अलग कहते हैं मेजरमेंट के तरीके होते हैं।
तो पहले तो अलग अलग तरीकों की वजह से और अलग अलग साइज होने की वजह से हम लोग को एक स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक बित्ता कपड़ा चाहिए तो हो सकता है किसी का एक बित्ता काफी छोटा हो तो मुझे बस थोड़ा मोटा ही, मतलब छोटा मोटा ही कपड़ा मिले, और किसी का काफी बड़ा हो तो मुझे ज्यादा कपड़े मिल जाए। तो और इसी वजह से ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ये हम लोग को लाया गया, मतलब कि ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ये एक फर्स्ट रीजन है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का। देन दे डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल, हिंस सच यूनिट काउज एंड कंफ्यूजन इन मेजरमेंट। आपको पता है कि डिफरेंट साइज मतलब कि अलग अलग तरह के कंफ्यूजन। सो यहाँ पर ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। एग्जाम्पल लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, मास किलोग्राम। ठीक है, तो हम लोगों ने लेंथ के लिए मीटर को किया, टाइम के लिए सेकंड को, और मास के लिए किलोग्राम को। हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, एंड उसके अलावा जितने भी होते हैं वो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जितने भी हैं फंडामेंटल्स उसमें मीटर, टाइम, मास, उसके अलावा हमारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको, जिसको कि हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, ये आपको भी समझ नहीं आएगा। देन हम लोग का टेम्परेचर, इसको भी स्टैंडर्ड यूनिट में केल्विन, जिसका हम लोग एसआई यूनिट केल्विन कहते हैं, केल्विन। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको कि हम लोग मोल कहते हैं। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गए जो कि अभी आपको नहीं पढ़ने, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। देन रूल्स फॉर राइटिंग सिंबल्स ऑफ यूनिट। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिसको कि हम लोग कोई भी जितने भी सिंबल्स होते हैं उसको लिखने के लिए यूज करते हैं। यूनिट्स आर यूजुअली रिटन इन स्मॉल लेटर। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी जो सिंबल्स होते हैं उसको हम लोग जनरली स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, इट इज नॉट गिवन इन अ प्लूरल फॉर्म। जैसे कि आपको पता है अगर आप केजी लिख रहे हो तो अगर आप 2 किलो लिखना चाहते हो तो यहाँ पे केजी, यहाँ पे एस या ईएस नहीं लगा सकते, आपको लिखना पड़ेगा 2 केजी, ये सही है, जबकि ये गलत है। अगर आप 2 लिखना चाहते हो, 4 लिखना चाहते हो, 10 लिखना चाहते हो, फिर भी यहाँ पे आपको एस या ईएस नहीं लगाना, आपको सिंपल 10 केजी, क्योंकि आपको पता है यूनिट्स जो होते हैं वो प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म में नहीं होते, वो अपना जो ये आपका जो फॉर्म है उसी में होते हैं। ठीक है, it is not followed by a full stop unless it is at the end of the sentence। जैसे कि आपको पता है कि केजी, अगर आपको पता है किलोग्राम, किलोग्राम ये हुआ हमारा फुल, और जबकि केजी लिखते हो तो ये हमारा होता है शॉर्ट में। तो अब अगर आप सोचोगे, कई लोग क्या होता है कि नंबर जब शॉर्ट में लिखना होता है तो ऐसे एन नो डॉट कर देते हैं, दैट मीन्स कि ये नंबर हो गया। तो अब कई लोग केजी लिखना चाहेंगे तो केजी लिख के डॉट लिख देंगे, तो ये जो हमारा लिखने का तरीका हुआ ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से हम लोग नहीं लिखते। जबकि ये केजी सेंटेंस के लास्ट में ना आ जाए तब तक हम लोग इसमें डॉट नहीं लगाएंगे। लेट्स से अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हो उसके लास्ट में आपको 10 केजी लिखना पड़े तब आप फुल स्टॉप लगाओगे, अगर ये बीच में है तब आप फुल स्टॉप नहीं लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये स्मॉल लेटर, अगर किसी साइंटिस्ट के नेम पे अगर लिखा हुआ हो उस सिंबल का नेम तो आप उसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। जैसे कि जो हमारा केल्विन है, ठीक है, वो जनरली आप कैपिटल के से देखते हो, कैपिटल के से भी हम लोग केल्विन को लिखते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट के नेम पे, तो आप इसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप खुद से ऐड कर लेना कि साइंटिस्ट का अगर नेम हो तो आप उसको कैपिटल लेटर से लिख सकते हो। ठीक है, देन मेजरिंग लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन। अब अगर मैं आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दूं, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट लाइन हुआ, अगर मैं बोलूं आप इसको मेजर करो तो आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा इसको मेजर करना। आप इंची टेप लाओगे या फिर आप सिंपल इसको मेजर कर लोगे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन अगर मैं एक इस तरह का आपको कर्व बना के दे दूं, ठीक है, ये भी एक लेंथ है, और मैं इसको बोलूं कि आप इसको मेजर करके दिखाओ, तो क्या आप इसको मेजर कर पाओगे? तो ये आपके लिए थोड़ा हार्ड हो जाएगा। तो अगर आप इसको मेजर करना चाहते हो तो आप स्ट्रेट स्केल की बजाय, मतलब आपको पता है कि ये वाला आप लेट से स्केल जाओगे लेके और नाप दोगे, तो ये आप स्केल से इजिली नाप सकते हो, लेकिन आप इसको नहीं यूज कर सकते यहाँ पर। तो इसी वजह से हम लोग या तो यहाँ पे इंची टेप, मतलब इंची टेप, या फिर इसको सिंपली टेप बोल दीजिए, या तो फिर कोई थ्रेड का यूज करते हैं। लेट से यहाँ पे हम लोग एक थ्रेड लगाएं, इसी तरह से थ्रेड को हम लोग रोटेट करेंगे जिस एंगल में ये है, मतलब जिस तरह से ये है उसी पर हम लोग थ्रेड को रखेंगे एंड देन थ्रेड को स्ट्रेट करके उसको मेजर कर लेंगे। तो पहला तरीका ये हुआ, और दूसरा कि हम लोग टेप का यूज करेंगे। जैसे कि आपको पता है अगर आप जब कपड़े अपने सिलवाने जाते हो दर्जी के पास, तो दर्जी आप बिल्कुल फ्लैट तो नहीं हो, आपको कहीं जैसे कि आपका हैंड जो है वो कर्व है, तो इंची टेप होता है, आपको पता है कि इंची टेप को आप इजिली मोड़ सकते हो। तो दर्जी लोग जनरली इंची टेप रखते हैं आपके बॉडी को मेजर करने के लिए। सो आपके लिए ये कहते हैं ना बिल्कुल फेमिलियर एग्जांपल है कि आप कैसे कर्व्ड लाइन को मेजर करोगे, तो आप टेप की हेल्प से कर्व लाइन को मेजर कर सकते हो। सो मोशन, अब ये मोशन क्या होता है? जैसे कि आपको पता है मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर और यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, मैं 10 बजे यहाँ पर इस पॉइंट पे थी, लेट से ये पॉइंट पी है, तो मैं 10 बजे इस पॉइंट पर थी और मैं 5 बजे वापस से इस पॉइंट पे आ गई। मतलब कि मैं मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे लेट से बी कर देती हूँ, जनरली मैं पॉइंट पी से डिनोट करती हूँ, सो इसीलिए यहाँ पर पी हो गया। सो यहाँ पर ये दोनों हमारे डिफरेंट पॉइंट है। तो अब टाइम के रेफरेंस में अगर देखा जाए तो मेरा पोजीशन चेंज हुआ है, आप कहोगे कि मेरा पोजीशन चेंज हुआ है, तो इसी को हम लोग मोशन बोलते हैं। सो एनी चेंज इन द पोजीशन विद टाइम कैन बी टर्म्ड एज मोशन। ठीक है, मतलब कि टाइम के रेफरेंस में अगर आपका जो पोजीशन है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हुआ, दैट मीन्स कि आपने मोशन किया है।
अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से आपका बेल बजा और मैं आपके क्लास में पहले से ही मतलब बैठी हुई हूँ, और आपका मतलब फर्स्ट पीरियड का भी बेल खत्म हो गया, सेकंड पीरियड का भी, थर्ड का भी, और मैं तब भी उसी क्लास में हूँ, मतलब कि आपकी क्लास में हूँ। तो ये जो हमारा मतलब ये मेरा क्या हुआ, मतलब मेरे पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आई। दैट मीन्स कि मैंने कोई पोजीशन में चेंजेस लाए ही नहीं, मतलब कि मोशन हुआ ही नहीं। तो आप कह सकते हो कि टाइम के रेफरेंस में मैंने कोई पोजीशन किया ही नहीं, तो यहाँ पर मेरा कोई भी मोशन नहीं होगा। दैट मीन्स कि मैं रेस्ट में हूँ। तो आप कह सकते हो कि जो मोशन और रेस्ट है वो एक रिलेटिव टर्म है। मतलब कि अगर ये लेट्स से ये पॉइंट है मेरा, यहाँ पे भी मैं एक पॉइंट बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये को टाइम से रिलेट करता है, मतलब कि हम लोग एक टाइम के रेफरेंस से ही बता सकते हैं कि हम लोगों ने मोशन किया या फिर नहीं किया, ठीक है। और एक पॉइंट के ही मतलब एक पॉइंट को ही देखकर। So motion can be termed as slow or fast based on the distance it covers in the specific amount of time। अब मोशन आपका या तो स्लो भी हो सकता है या फास्ट भी हो सकता है। मैं यहाँ से 10 बजे से 5 बजे के बीच में जरूरी नहीं कि मैं जब मूव कर रही होंगी तो यहाँ पर भी एक ही मतलब जिस स्पीड से यहाँ पे होंगी उसी स्पीड से यहाँ पर भी होंगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो टर्म है इसी को हम लोग बाद में जनरली स्पीड बोलते हैं, ठीक है। स्पीड का डेफिनेशन ही यही होता है कि द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अभी आपको स्पीड का डेफिनेशन नहीं सुनना, आपको बस ये समझना है। लेट्स से कि 1 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर, यहाँ पर भी 1 किलोमीटर है। यहाँ पे आपका दोस्त राम है, यहाँ पर एक आपका दोस्त कोई भी है, श्याम है, ठीक है, श्याम है। और इसको मैंने दोनों को टाइम दे दिया है कि आपको टाइम मतलब 15 मिनट में 1 किलोमीटर चलना है, और मैंने दोनों को सेम ही टाइम दिया, मतलब कि दोनों का टाइम 15 मिनट ही। राम जो है 15 मिनट में 1 किलोमीटर पर पहुंच जाता है, जबकि जो श्याम है वो मतलब 15 मिनट में आधा किलोमीटर ही पहुंचता है। आधा किलोमीटर मतलब 500 मीटर ही पहुंच पाता है, ठीक है। तो वो तो अब डिस्टेंस मैंने दोनों को फिक्स कर रखे थे 1 किलोमीटर, लेकिन ये इसका स्पीड स्लो था जिसकी वजह से ये आधा मीटर ही पहुंच पाया, जबकि इसका स्पीड राम का स्पीड ज्यादा था। तो मैंने ये कैसे बताया, तो ये मैंने टाइम के रेफरेंस में बताया कि मैंने दोनों को इक्वल टाइम ही दिया, लेकिन राम ने अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया। सो यहीं पे हमारा जो टर्म है स्पीड वो इंट्रोड्यूस होता है कि अगर कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस अगर कोई कवर करता है तो उसका स्पीड जो होगा वो ज्यादा होगा। जैसे कि अगर मैं स्पीड का फॉर्मूला लिख के दिखाऊं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि इनवर्स रिलेशन कहने का मतलब अभी आप जितने छोटे हो आप यही समझो कि उल्टा रिलेशन। जैसे कि स्पीड ऊपर है तो टाइम नीचे है, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये इनवर्स रिलेशन हुआ। तो इनवर्स रिलेशन का अगर केस हो तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। जैसे कि अगर जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसको कम टाइम लगेगा, जैसे कि यहाँ पर राम का स्पीड ज्यादा था तो यहाँ पे हो सकता है वो 15 मिनट की बजाय 10 मिनट में ही पहुंच जाए 1 किलोमीटर। तो जिसका भी स्पीड ज्यादा होगा वो कम टाइम लेगा, और जिसका भी टाइम ज्यादा होगा उसका स्पीड कम होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आपका जो बस है वो ज्यादा टाइम लेता है तो दैट मीन्स कि उसका स्पीड कम है, जबकि आपका जो प्लेन होता है वो टाइम कम लेता है, दैट मीन्स कि उसका स्पीड ज्यादा है। सो यहाँ पर ये दोनों आपने रिलेशन समझ रखे। हमारे जितने भी इक्वेशन होते हैं फिजिक्स में या तो उसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन, या तो फिर इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब कि उल्टा इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशन में एक क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके इन्फ्लुएंस से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है। अगर मैं यहाँ पे ही आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर आपका स्पीड ज्यादा होगा तो आप ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे, तो यही होता है हमारा डायरेक्ट रिलेशन की, मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो हमारा जो ये क्वांटिटी है डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा दैट मीन्स कि हमारा स्पीड ज्यादा होगा, जबकि अगर टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन में एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घटती है, क्योंकि दोनों में उल्टा रिलेशन है। आपको इसको याद रखने के लिए, जब मैं भी छोटी थी तो मैं भी ऐसे ही याद रखती थी कि जब दो लोग उल्टे होते हैं मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते, अगर वो लेफ्ट जाएगा तो दूसरा राइट जाएगा। तो अगर इसी तरह से इसमें भी होता है इनवर्स में भी, तो अगर दो लोग उल्टे हैं तो मतलब कि एक अगर कोई काम ज्यादा स्पीड से कर रहा है तो दूसरा उतना ही स्लो से करेगा। सो यही हमारा इनवर्स रिलेशन है। द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट मूविंग आर सेट टू बी एट रेस्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेस्ट जो होता है अगर एक पॉइंट के रेफरेंस में और टाइम के रेफरेंस में, मतलब कि अगर इस पॉइंट के रेफरेंस में अगर आप एक ही जगह पे हो, मतलब कि एक पार्टिकल एक पॉइंट के रेफरेंस से उसी पॉइंट पे रह गया तो वो रेस्ट में है, मतलब कि उसने कोई मोशन किया ही नहीं। नाउ मोशन अब कई तरह के होते हैं। मैंने आई होप आपको मोशन अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की और आपको मोशन समझ भी आ गया। मतलब कि अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब कि हमारे पास जितने भी मोशन है वो कितने तरह के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले लेक्चर स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप ऐसे सीधे जा रहे हो, अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप सीधा चले जाओगे, मतलब कि आपका पोजीशन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे होगा। जबकि अगर आपके फैन को मैं ऑन कर दूं तो वो भी एक मोशन करेगा, लेकिन वो किस तरह का मोशन होगा और वो क्यों एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाएगा। तो इसी का आंसर ये क्लासिफिकेशन है, क्योंकि हर तरह का मोशन एक तरह से नहीं आप
कंसिडर कर सकते हो। आप अपना मोशन और फैन का मोशन एक जैसा नहीं बोल सकते हो। सो हमारे पास इसीलिए कुछ टर्म्स आए, जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में आप देख रहे होगे दो टर्म से बन के आया, रेक्टी और लीनियर। तो लीनियर का मतलब एक ही, मतलब लीनियर मतलब जनरली वन ही हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कि लीनियर मोशन मतलब कि एक ही डायरेक्शन में मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव करते हो तो वो एक रेक्टिलिनियर मोशन है। जैसे कि आपको पता है जो लाइट है, अगला चैप्टर वैसे भी आपका लाइट ही होने वाला है, तो लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन करता है, मतलब कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तो ये हमारा जो एग्जांपल हुआ वो रेक्टिलिनियर मोशन का हुआ। अगर आप सीधा चलते हो तो आपका भी मोशन रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा। आप क्लास 11th में इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर में पढ़ोगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तब आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आएगी। वैसे तो अभी भी आपको आई होप की समझ आ ही रही होगी कि रेक्टिलिनियर मोशन होता क्या है। और हम लोग जब आगे जो आपका लाइट चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि लाइट का ये रीजन क्यों है, मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों ही ट्रेवल करती है। सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं, जैसे फॉलिंग ऑफ स्टोन, स्प्रिंटर्स इन रेस, मतलब कि जब रेस होता है तो जितने भी जो भागते हैं उसमें वो भी जनरली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। ऐसा नहीं कि रेस हो रहा है यहाँ से इस पॉइंट पर जाने की और आप इधर भागने लगोगे, तो ये कोई मोशन नहीं हुआ, मतलब मोशन तो हुआ लेकिन आप वैसे तो हार ही जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो है वो सर्कुलर मोशन हुआ। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है? मोशन वेयर ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग एन सर्कुलर पाथ। अब आप जैसे एक साइकिल लेते हो, ठीक है, और आप एक चक्कर पूरा लगा के वापस इसी पॉइंट पर आ जाते हो, तो ये जो आपका मोशन हुआ, जैसे कि आपने इसी पॉइंट पर थे और इसी पॉइंट पे वापस आ गए, तो अभी तो आप पीछे के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोल दोगे कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था। तो क्या सच में ये रेस्ट पे था? तो नहीं, टाइम के अकॉर्डिंग इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज हुआ, लेकिन ये वापस से इसी पॉइंट पे आ गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। उसका जो मोशन था वो रेक्टिलिनियर ना होकर वो सर्कुलर मोशन था। सर्कुलर मोशन में होता है ऐसे ही कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करे, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे कि रोटेशन ऑफ अर्थ, आपको ही पता है जो अर्थ है बीच में सन होता है और अराउंड हमारे अर्थ हो गया, ये हमारा लेट से अर्थ है, तो ये हमारा पूरा एक चक्कर लगाता है, वापस इसी पॉइंट पे आता है। जब इसी पॉइंट पे आता है तो हम लोग का एक साल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जिसको कि 365 दिन हम लोग को, मतलब हमारे अर्थ को लगते हैं 365 दिन, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हुआ, ठीक है। देन रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन क्या होता है? जो हमारा अर्थ है वो सर्कुलर मोशन भी करती है और रोटेशनल मोशन भी करती है, जैसे कि एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करना। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूं तो अगर आप लोग छोटे हो गए तो जो लट्टू होता है, लट्टू या उसको शायद क्या ही बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, ठीक है, स्पिनिंग टॉप, इंग्लिश में तो यही बोलते हैं लेकिन हम लोग जनरली लट्टू बोल देते थे। कुछ इस तरह का होता है, ऐसे बलून जैसा, मतलब उतनी भी अच्छी ड्राइंग नहीं बनी मेरी, लेकिन कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे एक एक्सिस होता है जिसके अलोंग मोशन होता है, आप इसको थ्रेड से ऐसे पुल करोगे तो ये गोल गोल घूमने लगता है, तो ये इसी एक्सिस के अलोंग गोल गोल घूमना स्टार्ट करता है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक रोटेशनल मोशन है। जो हमारा अर्थ है वो भी अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, तो ये हमारा रोटेशनल मोशन हो गया। अ टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन वेयर एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। यहाँ पे हम लोग ये वाला टर्म जरूर लिखेंगे, अपने ही एक्सिस पे वो मूव करती है। ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने यहाँ पे जो अर्थ है इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये दो तरह के मोशन एक साथ करते रहती है। जो अर्थ है वो अपने एक्सिस के अलोंग भी रोटेट करते रहती है और जो सन है उसके अराउंड भी रोटेट करती है, मतलब रेवोल्यूशन करती है, ठीक है। तो अगर ये एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगी तो उसको इतने टाइम लगेंगे, जबकि अगर एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो उसको 24 घंटे लगते हैं जनरली, मतलब कि दिन और रात इसी वजह से होता है, ठीक है। देन पीरियोडिक मूवमेंट। अब यहाँ पे पीरियोडिक मूवमेंट क्या होते हैं? पीरियोडिक मूवमेंट जो होता है, आप ये टर्म पीरियोडिक से समझने की कोशिश करो। पीरियोडिक मतलब कि जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट हो, जैसे कि अगर मैं आपको आज 1 बजे मारती हूँ, कल मैं फिर आपको 1 बजे दोबारा से एक लपड़ मारूं, फिर मैं परसों आपको दोबारा से एक लपड़ मारूं, तो मैंने अपने आप को मतलब बार बार ये पीरियोडिक वे में किया, मतलब कि हर टाइम मैं आपको मार रही थी, ठीक है। तो ये एक फिक्स टाइम पे और एक फिक्स्ड मोमेंट पे हो रहा था। तो ये जो हमारा पीरियोडिक मोशन है ये भी बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। मोशन वेयर द ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स ओन मोशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपने मोशन को रिपीट करेगा एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम का पे। लेट्स से ये हमारा एक पेंडुलम है, आप इसको एक बार जाके धक्का देते हो किसी भी फोर्स से दो, अभी मैं आपको फोर्स के बारे में नहीं बता रही हूँ कि कितना फोर्स लगाओगे, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, फिर वापस कितने टाइम पे इस पोजीशन पे आएगी, ये सारे इक्वेशन अभी आपको पढ़ने भी नहीं है। जब आप क्लास 9th में क्लास 11th में जाओगे तो ये सारी चीजें पढ़ोगे कि कितना मोशन हुआ, कितना फोर्स लगाया आपने। सो ये सारी चीजें अभी आप नहीं समझो, ठीक है। तो लेट से आपने एफ से, जो यहाँ पे एफ है, इतने से फोर्स लगाया तो ये यहाँ पे पहुंची, यहाँ पर पहुंच गई ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये जितना भी टाइम ली होगी, लेट से टी टाइम ली होगी, तो वापस ये टी टाइम पे ही यहाँ पे पहुंचेगी, मतलब जितना वो टाइम ली है यहाँ पर जाने में उतना ही टाइम लेगी वापस आने में, और फिर इस पोजीशन से वापस ये थोड़ा पीछे जाने में भी टी टाइम ही लेगी। रिगार्डलेस यहाँ पे आपको जो एयर का फ्रिक्शन है उसको जीरो करना पड़ेगा, मतलब कि जो एयर अपना जो फ्रिक्शन लगाती है ऑब्जेक्ट पे उसको जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो टाइम है वो फिक्स्ड है, लेकिन ये मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है और ये मोशन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो अगर आप एक पतली सी रॉड ले लो, ठीक है, यहाँ पे ये रॉड हुआ, अगर आप रॉड पे जोर से इस तरह से इसको पुल करते हो तो जो ये रॉड है वो कंटिन्यू मतलब वाइब्रेशन करने लगता है, मतलब कि वो इस तरह का वाइब्रेशन करने लगेगा। तो ये जो वाइब्रेशन है वो एक पीरियोडिक वाइब्रेशन है, ठीक है।
मोशन ऑफ अ स्विंग मतलब एक झूले का मोशन, आपको ही पता है झूला भी बिल्कुल इसी तरह का होता है, आगे पीछे होते रहता है, लेकिन ये फिक्स्ड इंटरवल पे होता है, मतलब फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे ये मोशन रिपीट होता है। देन पेंडुलम, फिर ये वाइब्रेशन ऑफ रॉड, ये सारे एग्जाम्पल हुए पीरियोडिक मोशन के। इसी के साथ आपका ये लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ और ये हमारे क्वेश्चन एंड आंसर है। पहले मैं आपको क्वेश्चन एंड आंसर देने से पहले एक चीज आपको कंफर्म कर देती हूँ, ये जो आप, मुझे पता है यूनिट कन्वर्जन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये लेक्चर ही खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, हेक्टोमीटर भी होता है, इतने सारे मतलब होते हैं मेजरमेंट के, और हम लोग को जनरली एक जो यूनिट है उससे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग याद कैसे रखेंगे, जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि 100 सेंटीमीटर, अब मैं पूछूं 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए, तो मतलब आधे आप लोग तो ऐसे ही कंफ्यूज रहोगे। तो मैं आपको पहले इसी को समझा देती हूँ कि आप इसको याद कैसे रखोगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिखती हूँ केजी, सॉरी केजी नहीं, अब मीटर, वापस से मुझे हमेशा केजी याद रहता है, केजी मीटर, सॉरी एक काम करती हूँ, मैं आपको पीछे से समझाने की करती हूँ कोशिश, क्योंकि ये जो है वो छोटा मतलब काफी बड़ा हो जाएगा, तो मैं आपको पहले मिलीमीटर से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मिलीमीटर हुआ आपके पास, मिलीमीटर, मिलीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, फिर आपके पास डेसीमीटर होता है, डेसीमीटर, फिर आपके यहाँ पे एम से आप समझ जाना कि मीटर है, फिर आपके पास मीटर होता है, फिर उसके बाद डेकामीटर, यहाँ पे फिर हेक्टोमीटर, यहाँ पे थोड़ा सा हेक्टोमीटर, फिर देन किलोमीटर, ठीक है। तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। आपको ये आई होप गाने की तरह याद हो गया होगा। तो यहाँ पर आप जनरली अगर आपको यहाँ पर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आना हो, ठीक है, अगर आपको मिलीमीटर में सेंटीमीटर में आना होगा तो आपको ही पता है ये दोनों में 10 का डिफरेंस है, ठीक है। आपको ही पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में यहाँ पे 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 10 का आपको गैप मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे मैं लिख दूं मीटर, यहाँ पे ये रहा मीटर लिखा हुआ ही है, तो मीटर से अगर मैं आपको मिलीमीटर में जाने के लिए बोलूं तो आपको 1 2 3 बार 10 को इंटू करना पड़ेगा, 10 10 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरे 1000, तो यहाँ पे ये 1000 मिलीमीटर होगा, ठीक है। तो मतलब 1 मीटर में आप बोल सकते हो कि 1000 मीटर है, तो आपको इसी तरह से कन्वर्जन करना पड़ेगा कि अगर आपको एक यूनिट से मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो आपको 10 यूनिट जो है, मतलब 10 यूनिट नहीं 10 को इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। और हर स्टेप में आपको 10 इंटू करना होगा, जबकि आपको छोटे से बड़े में आना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप आपको ये अभी तक समझ नहीं आया होगा, मुझे मालूम है कि जनरली नहीं आता है, मैं स्पेस भी काफी कम ली हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ कि आपको मैंने 200 सेंटीमीटर दिया, तो अगर मैं आपको पूछूं कि 200 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए, तब यहाँ पे आप इंटू नहीं करोगे, क्योंकि सेंटीमीटर एक छोटी क्वांटिटी है। अगर आप छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में आना चाहते हो तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप डिवाइड करोगे, आप सोच रहे होगे कितना से डिवाइड करूं, तो आपको सेंटीमीटर से किस पे आना है, मीटर पे। तो आप यहाँ पे देखो सेंटीमीटर से ये रहा एक स्टेप, ये रहा दूसरा स्टेप, दैट मीन्स कि आपको 2 बार जो 100 है उसको डिवाइड करना है। तो अगर आप 100 को लेट से 100 यहाँ पे पहले तो आप इंटू करोगे, तो 100 10 इंटू 10 100 हुआ, और 100 से आप इसको डिवाइड करोगे, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास 2 मीटर आया। सो आई होप इसी तरह से आप कन्वर्जन कर पाओगे। अगर आपको छोटे से बड़े में आना है, मतलब कि आपको इंक्रीज करना है अपनी क्वांटिटी को, तो आप डिवाइड करोगे, और अगर आपको बड़े से छोटे में जाना है तो आप उसको इंटू करोगे। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको पहले ही लिखा था कि एक, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो 1 केजी होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। अब मुझे कैसे पता कि 1000 ग्राम होते हैं, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 1 किलोग्राम है, सबसे लास्ट वाला किलोग्राम है, उसके बाद हेक्टो है, ठीक है। ये हेक्टो, मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं, आप फिर भी समझ लेना। ये हुआ डेसी, ठीक है, सॉरी डेसी नहीं डेका, ये हुआ हमारा मीटर। मतलब कि हम लोग को किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो हम लोग को कितने स्टेप चलने हैं, 1 2 3, मतलब कि हम लोग को 3 बार 10 को पहले इंटू करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 3 बार 10 को इंटू करते हैं तो आपको पता है 1000 आता है, तो इसीलिए हम लोग 1 केजी को 1000 ग्राम के इक्वल कहते हैं। सो यहाँ पर ये सारी चीजें समझने के बाद ये हमारे यूनिट कन्वर्जन था, जो कि आपको समझ में आना चाहिए। तो हम लोग ये क्वेश्चन बना लेते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड वाटर एंड एयर। मतलब कि जो लैंड पे 2 ट्रांसपोर्ट, मतलब लैंड वाटर और एयर, इस पे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोग यूज करते हैं उसके 2 एग्जांपल देने। तो लैंड पे हम लोग बस और ट्रेन लिख सकते हैं, वाटर पे आप ही मुझे आंसर बताइए, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर अच्छे से समझाया तो आपको पता होगा, और आप जनरली अपने आसपास अराउंड देखकर बता सकते हो। जैसे कि वाटर में शिप या फिर बोट का यूज कर सकते हैं, और एयर में आप या तो प्लेन का यूज करो या फिर जेट का यूज करो। तो ये 2 हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। देन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्जन से हमारा पहला क्वेश्चन, ये एक तरह से हमारा न्यूमेरिकल्स हुआ। अभी आप लोग छोटे हो तो आपको ज्यादा मतलब हाई लेवल का न्यूमेरिकल्स नहीं देगा, बट फिर भी ये सारे न्यूमेरिकल्स होते ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मीटर को आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे आप पहले मीटर देखो, तो मीटर हमारे यहाँ पे बिल्कुल बीच में मिडिल में है, तो मिडिल में है, और हमको कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में। मतलब कि हमें बड़े से छोटे में जाना है, तो बड़े से छोटे में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग इंटू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कितना स्टेप चलना है, पहले तो 1 2, तो हम लोग को यहाँ पर 100 से मतलब 2 मतलब 10 इंटू 10 कितना होता है, 100 होता है। तो हम लोग को पता है कि 1 मीटर में
100 सेंटीमीटर होता है। अगर किसी को नहीं पता तो ये चार्ट आप लोग हमेशा अपने माइंड में याद रखना और इसी से आप लोग कन्वर्जन कर पाओगे, ठीक है। देन 5 किलोमीटर, अब यहाँ पे 5 किलोमीटर है और यहाँ पे मीटर है, मतलब कि हम लोग को बड़े से छोटे में आना है। तो बड़े से छोटे में आना है तो आपको पता है कि अगेन इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेकिन 5 यहाँ पे मैंने आपको हमेशा 1 के लिए सिखाया, मतलब 1 किलोमीटर में 1000 ग्राम इस तरह से, ठीक है। और 1 मीटर में 1000 किलोमीटर इस तरह से समझाया, ठीक है। तो अगर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 5000 किलोमीटर में कितना होगा, तो 5000 किलोमीटर, सॉरी 5000 मीटर, तो मैं यहाँ पे 5000 लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स खत्म हुआ। अब यहाँ पे मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज, अब यहाँ पे एक बच्चे का मोशन जो झूले पे होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है पीरियोडिक, ये बिल्कुल लास्ट में आपने पढ़ा है, ठीक है। देन मोशन ऑफ अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो मशीन चलती है अगर आपने उसके निडल को देखा होगा तो जल्दी जल्दी इस तरह से ऊपर नीचे होती है, ठीक है। और ऊपर नीचे एक वो फिक्स्ड अमाउंट, मतलब अमाउंट ऑफ टाइम में होती है। अगर वो 1 सेकंड में नीचे आ रही है तो वो अगले के 1 सेकंड में वापस से नीचे आएगी, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इसका भी मोशन पीरियोडिक हुआ। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है फिल इन द ब्लैंक्स के, मोशन ऑफ अ व्हील ऑफ अ बाइसिकल। अब इसका आंसर तो आप मुझे बताओगे क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के बीच में ही इसका आंसर मतलब बिल्कुल अच्छे से समझाया था। तो आप लेक्चर अगर अच्छे से देखते हो तो अगर आपका ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है। तो मोशन ऑफ अ व्हील बताना है, ऑफ अ बाइसिकल, बाइसिकल का जो व्हील होता है उसका मोशन किस तरह का होता है, ठीक है। क्या वो रोटेट करता है, क्या वो यहाँ पे ये हमारे जितने भी टाइप है, रोटेशन मोशन शो करता है, सर्कुलर मोशन या रेक्टिलिनियर या पीरियोडिक, कौन सा मोशन, ये मुझे आपको बताना है। देन व्हाई कैन अ पीस और अ फुट स्टेप नॉट बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग इस तरह की यूनिट्स को क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि ये हर जगह वैरी करता है। तो हो सकता है कि किसी का जो फुट स्टेप हो वो ज्यादा बड़ा हो, किसी का जो फुट स्टेप है वो ज्यादा छोटा हो, तो इसी वजह से हम लोग यूज नहीं करते और हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट यूज करते हैं लेंथ के लिए, ठीक है। देन यहाँ पर आपको अरेंजमेंट कहने के लिए कह रहा है इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, मतलब कि जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो पहले सबसे, यहाँ पे जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर कहने का मतलब असेंडिंग, मतलब कि सबसे पहले छोटा फिर बड़ा इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे 1 मीटर, फिर सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया जो मिलीमीटर ये सबसे छोटा है और किलोमीटर जो है वो मेरा सबसे बड़ा क्वांटिटी है। तो आप इसी चार्ट को देख के आप इसको आराम से अरेंज कर पाओगे। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको अरेंज करोगे क्योंकि मैंने यहाँ पे चार्ट आपको बगल में ही बना के रखा है, तो आप ये चार्ट भी इसी तरह से लर्न कर लोगे, ठीक है। द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में बना लेती हूँ या फिर मैं पीछे की स्लाइड्स में आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो है जो एक आदमी है उसका जो हाइट है 1.6 क्या है, ये मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मीटर हुआ 1.65 मीटर। अभी इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो मीटर है। तो अगर मैं आपको पीछे के चार्ट को दिखाऊं तो ये जो हमारा मिलीमीटर नहीं है, मीटर है, सॉरी, ये जो है मीटर है। मतलब मीटर से हम लोग को पहले तो जाना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में जाने के लिए हम लोग को 100 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1.65 को 165/100 लिख सकती हूँ क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो मैं दो मतलब स्टेट प्लेस है तो मैं पॉइंट के बाद 2 जीरो लिख सकती हूँ। उसके बाद मुझे इंटू करना पड़ेगा 100 से, तब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर पाऊंगी। तो ये हमारा 100 से 100 कट जाएगा और हम लोग के पास 165 सेंटीमीटर आएगा आंसर, मतलब कि 1.65 मीटर में हमारे पास इतना सेंटीमीटर हुआ। अब आपको पता है जब हम लोग सेंटीमीटर तक पहुंच ही गए तो अगर हम लोग एक बार और 10 को इंटू करेंगे तो हम लोग मिलीमीटर में पहुंच जाएंगे। तो 1650 मिलीमीटर ये हुआ हमारा आंसर। बस आपको ये सिंपल चार्ट याद रखना है। यहाँ पर द डिस्टेंस बिटवीन राधाज हाउस एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, मतलब कि 3250 मीटर की दूरी पर राधा का घर और स्कूल है। मतलब लेट्स से एक पॉइंट राधा का घर है और एक पॉइंट यहाँ पे वो उसका स्कूल है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3250 मीटर है। तो आपको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब कि आपको छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाना है, तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखिए ये हुआ हमारा मीटर, मीटर से एक स्टेप, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये हुआ हमारा एक स्टेप, 2 स्टेप, ये हुआ हमारा 3rd स्टेप, मतलब कि हम लोग को 3 स्टेप जाना है। तो 3 स्टेप मतलब कि पहले तो आप 10 को इंटू कर लो 3 बार, तो 10 को इंटू करते हो तो ये हमारा आया आंसर, और इससे आपको डिवाइड करना है। अब मैं इंटू करने बोल रही हूँ क्योंकि आपको 3 स्टेप चलना है और फिर उसके बाद आपको डिवाइड करना है। तो अगर आप 3250 को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 3250 को डिवाइड करते हो 1000 से, तो आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.250 किलोमीटर, मतलब कि 3 किलोमीटर अप्रॉक्स इसका आंसर होगा। यहाँ पे अप्रॉक्स का 3250 हो गया आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, व्हाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ मीटिंग टील द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड 33.1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द निडल। मतलब कि अगर आप एक इंची टेप से, यहाँ पे वैसे तो स्केल यूज किया, तो स्केल के एक एंड पे देखा जाए तो उसको 3.0 सेंटीमीटर की रीडिंग मिली है और दूसरे एंड पे 33 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो जो ये हमारा नेडल है उसका एग्जैक्ट लेंथ कितना है, तो हमें पहले तो आपको मेजर करना आना चाहिए कि जो हमारा स्केल होता है, मैं एक बार यहाँ पे इरेज करती हूँ,
लेट से मैं पूरा स्क्रीन ही इरेज करती हूँ। ये हमारा जो स्केल होता है, ये लेट से इस तरह का स्केल है, तो हमें स्केल हमेशा जीरो, यहाँ पे हमारा जीरो होता है, उसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, फिर 4 होता है, और ये बीच में पॉइंट में डिवाइड होता है, जिसमें 10 पॉइंट में डिवाइड होता है। तो ये सब हमारा जो है वो मिलीमीटर होता है। इसके बीच में आपको पता होना चाहिए कि 10 सेगमेंट होते हैं, मतलब कि ये जो 0 है, 0 1 के बीच में 10 पार्ट में डिवाइड होता है हमारा स्केल। फिर ये जो 1 और 2 के बीच में ये हमारा जो स्केल है 10 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो आपको जब भी रीडिंग करनी है तो स्केल को आप 0 पे रखोगे एंड देन रीडिंग करोगे। अगर आप किसी कारण बस हो सकता है किसी का आगे से स्केल टूट जाता है, लेट से किसी का स्केल 1 सेंटीमीटर पे टूट गया, तो आप यहाँ 2 से मेजर करोगे और जितनी भी रीडिंग आएगी, अगर आपको 6 सेंटीमीटर की रीडिंग आई, उसमें आप 2 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्योंकि ये जो 2 मीटर है आपने तो मतलब इस तरह से मेजर किया क्योंकि आपका स्केल जो था वो टूटा हुआ था। तो कुछ इसी तरह का कंडीशन यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जब नीडल को नापा गया तो वो यहाँ पे एक एंड पे 3 सेंटीमीटर की रीडिंग आई, और अगला जो है वो लेट से यहाँ पे मैं पॉइंट बना लेती हूँ, स्केल पे 33.1 सेंटीमीटर की रीडिंग आई। तो अब इसका जो लेंथ है वो कितना होगा, तो आपको 33.1 सेंटीमीटर में घटाना पड़ेगा कितना मीटर था, 3 मीटर था, 3 मीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, मैं मीटर बोल रही हूँ, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 1330, मतलब 3 में से 3 गया 0 एंड देन 30, मतलब कि 30.1 सेंटीमीटर आपका ये आंसर हो गया। तो आपको ये कुछ लॉ, मतलब लॉ तो नहीं है ये, बट ये कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि आप मेजरमेंट करो तो आप एक अच्छे स्केल से करो, ठीक है। देन राइट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सीलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच्ड ऑन। अगर आपको यहाँ पर एक पंखा और एक बाइसिकल है, दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज, मतलब दोनों के मोशन में सिमिलैरिटीज और दोनों के मोशन में क्या डिससिमिलैरिटीज है उसको लिखना है। तो सिमिलैरिटीज जो है आपको ही पता है कि जो मोशन होता है बाइसिकल का और जो मोशन होता है सीलिंग फैन का, वो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स होता है, मतलब कि वो जो रोटेट करेगा तो वो एक ही पॉइंट से रोटेट करेगा। और दोनों के बीच में डिससिमिलैरिटीज जो है, जो साइकिल होता है वो एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर सकता है, मतलब वो जो अपना मोशन है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चेंज करेगा जब वो मोशन करेगा। और जो सीलिंग फैन होता है वो एक ही फिक्स पॉइंट पर अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा, मतलब कि एक का मोशन जो होगा वो तो या तो वो सर्कुलर होगा या तो फिर रोटेशनल नहीं, रेक्टिलिनियर होगा, या तो फिर पीरियोडिक होगा, कुछ भी हो सकता है बाइसिकल का। बट जो ये फैन का है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसका रोटेशनल मोशन ही होगा, वो अपने पॉइंट से इधर उधर भाग नहीं सकता। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई वुड यू नॉट लाइक टू यूज मेजरिंग टेप मेड अप ऑफ इलास्टिक मटेरियल। अब आपको पता है कि हम लोग इलास्टिक मटेरियल, अब इलास्टिक मटेरियल किसको कहते हैं, जो कि इलोंगेट हो सके इजिली, मतलब कि जो तलर सके या फिर फैल सके, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, जिसके हमारा रबर को हम लोग क्यों नहीं यूज कर सकते हैं मेजर के लिए। तो आपको पता है अगर हम लोग मेजर करेंगे रबर से तो कोई ज्यादा फोर्स लगा के उसको पुल कर दे तो वो बिल्कुल ज्यादा मेजर नहीं कर पाएगा, मतलब वो फैल जाएगा और फैल के मेजर करेगा। और हो सकता है कोई कम फोर्स लगाए तो वो कम दूरी तक फैलेगा। तो हर बार जो इसका मेजर करने का जो हम लोग मेजरिंग करेंगे, इसमें हर बार कोई ना कोई एरर्स आते ही रहेंगे। तो इस एरर को दूर रखने के लिए हम लोग यहाँ पर फ्लेक्सिबल मटेरियल का यूज ना करके हम लोग एक फिक्स्ड मटेरियल जो होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 10, बिल्कुल ये हमारा एंड लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब आपको पीरियोडिक मोशन के 2 एग्जांपल देने हैं, तो आप जस्ट पीछे की स्लाइड को खोलना और ये जो हमारा जो मोशन है, ये दोनों मोशन ऑफ अ स्विंग एंड मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये दोनों को आप सिंपली लिख देना, ये हमारा मोशन हुआ, ठीक है। सो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ चुके हैं और आपने मेरे साथ ये लेक्चर पूरा देखा। और अगला जो चैप्टर है वो भी फिजिक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि लाइट है, आप मेरे साथ उसको भी पढ़ेंगे। सो कीप लर्निंग विद JR एंड आई विल कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ योर क्लास। टिल देन बाय बाय।